इक्वेशन। पहले आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब क्या है। बेसिकली आपको ये तो पता होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर कोई पॉलिनोमियल आपका इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक है। क्यों कह सकते हैं हम क्वाड्रेटिक? क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब होता है टू। इट मीन्स व्हाट? टू। टू क्या? टू मतलब कि द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विल बी टू। अब इस डिग्री का मतलब क्या होता है? इस डिग्री का मतलब होता है पावर, मीन्स हाईएस्ट पावर। अब अगर आप इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखोगे तो सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है। तो इसीलिए हम इस पॉलिनोमियल को क्या कह सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि इस पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक है। अब इस क्वाड्रेटिक का तो मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि चैप्टर 4 का जो टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक। उसका मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक का मतलब है एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी सबसे बड़ी डिग्री या पावर होती है 2। अब दूसरी बात करते हैं, यानी कि दूसरा नाम है इक्वेशन। यानी कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है इफ। अच्छा, एक चीज और, एक कंडीशन और ध्यान में रखना कि जब भी हम पॉलिनोमियल लिखते हैं तो उस पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो होता है ये, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, बट जो a है a 0 नहीं हो सकता। अब आप कहोगे कि a क्या है मैम? तो a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब भी क्या होता है वो भी बता देती हूँ। यानी कि जब भी कभी आप पॉलिनोमियल देखोगे तो x स्क्वायर के साथ में जो नंबर लिखा होगा, लाइक ऐसे लिखा हो 4x स्क्वायर, तो ये जो 4 है दैट विल बी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब हम दोबारा से आ जाते हैं इक्वेशन वर्ड पे कि इक्वेशन का क्या मतलब है। इक्वेशन का मतलब होता है कि इफ वी इक्वेट क्वाड्रेटिक polynomial with 0, then it is said to be a quadratic equation। इक्वेशन मतलब कि हमने इज इक्वल्स टू का साइन लगाया और इज इक्वल्स टू का साइन लगाने के बाद उस तरफ में हमने क्या रख दिया? 0 रख दिया। यानी कि ये जो मैंने पूरा लिखा हुआ है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि फॉर एग्जांपल, क्योंकि अगर मान लो मैं ऐसे लिखती हूँ अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मैं उसके इज इक्वल्स टू में 0 लगा देती हूँ तो मैं कहूंगी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं इज इक्वल्स टू में 0 नहीं लगाती हूँ, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगी कि ये ऐसे लिखी हुई है सिर्फ, then it is said to be a polynomial only। फिर ये सिर्फ पॉलिनोमियल कहलाएगा। कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगेन ये इक्वेशन नहीं कहलाएगा। अब ये वर्ड क्वाड्रेटिक तब भी इसके साथ में जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिंस की सबसे बड़ी पावर इसमें 2 ही है, लेकिन इज इक्वल्स टू का साइन नहीं है, इसीलिए हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। हम फिर इसको इस केस में बोलेंगे कि ये इस वाले केस में होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जहां हमने 0 लगा दिया वहां हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसे नोट करें और फिर उसके बाद मैं आपको कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगी कि कौन से केसेस में हम कह सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन से केसेस में नहीं। बच्चों, ये है आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, आप बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। स्ट्रेट अवे हम नहीं कह सकते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है अनलेस कि हम इनको सॉल्व करेंगे तब तक। अब देखो, अब इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे? बेसिकली ये होल स्क्वायर दे रखा है आपको, तो आप आइडेंटिटी लगाओगे इसमें होल स्क्वायर की। होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो मैं इस तरफ वाले को सॉल्व करूंगी पहले और उसको पूरे फॉर्म में लिख दूंगी, फुल फॉर्म में कि क्या आया। उसके बाद देन नेक्स्ट वाला साइड, अब मेरा ये वाला साइड ऐसे आ गया है, LHS मेरा ये वाला आया। अब मैं RHS को देखूंगी कि RHS में क्या है। RHS में से इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, लेकिन हम स्टिल इसको फैक्टराइज करके दिया हुआ है हमको, हम इसको एक्सपैंड करेंगे। क्या 2 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट और 2 के बीच में कोई साइन नहीं है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज द मल्टीप्लिकेशन साइन, तो इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 2 को फिर 3 से भी करेंगे तो 2 3 जा 6। अब जो लाइक टर्म्स है, लाइक और अनलाइक टर्म्स, यानी कि इसके साथ में x है, इस तरफ में इसके साथ x है, सेम हो गए x x, और इवन कोफिशिएंट भी सेम हो गए, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, इवन उनके साइन भी सेम हो गए, यहाँ भी कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन, यहाँ भी प्लस का साइन, तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये कांस्टेंट है, यहाँ पर ये भी कांस्टेंट है, इसको इधर ले आओ, जो बच गया उसको लिख दो। इस ये यहाँ माइनस है, यहाँ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और वहां पर अब कुछ नहीं बचा, 2x था वो कट ही गया पहले, तो इधर 0 लिख दो। इनको प्लस करके क्या आ गया, 7 आ गया। अब आप ये इसको पूरे को सॉल्व करके आप खुद ही देख सकते हो कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। फिर अगेन वही बात आप ध्यान में रखेंगे, क्या कि हर चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर x स्क्वायर उस पॉलिनोमियल में दे रखा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस a 0 नहीं होना चाहिए। अब a 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की सबसे पहली शर्त है कि x स्क्वायर तो होना ही चाहिए आपके पॉलिनोमियल में। उसको होने के लिए आपका a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका मान लो कि आपको x स्क्वायर दे रखा और उसके साथ में a यानी कि आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 दे दिया, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से x स्क्वायर हट जाएगा। तो अगर x स्क्वायर हट गया, सबसे एक ही शर्त है, किसी भी पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक कहने की सिर्फ एक ही शर्त है कि भाई उसमें x स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि उसमें एक ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसकी डिग्री 2 हो। अब अगर डिग्री ही 2 नहीं है, वो हट गया, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस काम का। इसीलिए चाहे कोई भी मिस हो, चाहे b 0 हो जाए, चाहे c 0 हो जाए, बस a 0 नहीं होना चाहिए। अब इस केस में जो x है दैट विल बी a, जो 7 है दैट विल बी c। इसका मतलब b नहीं है, b नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि a 0 नहीं होना चाहिए, b हो सकता है, c हो सकता है। तो ठीक है, हम कहेंगे यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रीजन पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे, सिंस इट हैज a degree of 2। खत्म, that's all। अब आप इसे नोट करें और बाकी के क्वेश्चंस भी आप अपने आप से करने की कोशिश करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बकायदे फोटो के साथ कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। तो बच्चों एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ आपकी उसी सेम एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन है ये, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन अभी पूरी तरीके से सिंप्लीफाइड नहीं है और हम सिर्फ उसे देखकर नहीं बोल सकते कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो इसलिए पहले हमें उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ ऑलरेडी यहाँ कोई होल स्क्वायर नहीं है या कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, तो इसको LHS को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। हाँ, यहाँ ब्रैकेट्स है, इसका मतलब इन्हें आपस में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे -2 है, अगेन वही रूल कि ब्रैकेट एक ब्रैकेट के कंटेंट को दूसरी वाली ब्रैकेट के कंटेंट से, सारे कंटेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो -2 को मैं पहले 3 से करूंगी तो -6, और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, फिर 2 इंटू x करूंगी तो ये हो जाएगा 2x। अब अगेन सेम वही चीज, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स सबको एक तरफ कर लो, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रूव करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि क्या होती है। क्वाड्रेटिक मतलब वो जिस पॉलिनोमियल का, जिस एक्सप्रेशन का सबसे बड़ी डिग्री जो हो वो 2 हो, सबसे बड़ी पावर 2 हो, बीच में इज इक्वल्स टू हो और दूसरी तरफ 0 हो। अब यहाँ पर
ये 2x प्लस का था, अपनी जगह चेंज करके इज इक्वल्स टू के जो भी दूसरी तरफ जाएगा वो अपना साइन भी चेंज कर लेगा। तो यहाँ ये प्लस का था, यहाँ आकर माइनस हो गया, और ये माइनस का था, यहाँ आके प्लस हो गया। अगेन माइनस माइनस प्लस हो गए, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, और ये पूरी इक्वेशन आपकी तैयार। अब क्या आप इस इक्वेशन को देखकर ये बोल सकते हो कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? एग्जैक्टली इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, यानी कि एक x स्क्वायर है, एक x है, एक कांस्टेंट है, बीच में इज इक्वल्स टू है और दूसरी तरफ 0 है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम कैसे लिखेंगे? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट्स ऑल। आपको होपफुली ये वाली एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको पूरी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस विद एक्सप्लेनेशन वहां प्रोवाइड कराऊंगी। आप इसे नोट करें, फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स आपको समझाना शुरू करती हूँ। बच्चों, सेकंड आपका टॉपिक है, यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो आपका टॉपिक है वो है रूट्स और जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको ये समझना जरूरी है कि रूट्स या जीरोस हम किसको बोलते हैं। जीरोस वर्ड इस चैप्टर में यूज नहीं होता है, वो सेकंड चैप्टर में यूज होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। रूट्स और जीरोस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। अब हम समझेंगे कि रूट्स है क्या। रूट्स है कि बेसिकली अगर हम कहते हैं कि देखो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक LHS है, बीच में इज इक्वल्स टू है, और एक RHS है। RHS हमेशा आपका 0 ही रहेगा और LHS हमेशा आपका कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। ठीक है, अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या देखते हो? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, और बीच में इज इक्वल्स होता है और दूसरी तरफ 0 होता है। मैं कहती हूं कि इस इक्वेशन का कोई भी नंबर रूट तब हो सकता है इफ that particular solution satisfy the equation, satisfy the LHS RHS को satisfy करेगा, तब वो जो है हम कहेंगे कि वो रूट्स कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं x की जगह कोई भी एक वैल्यू ले लेती हूँ, कोई भी x y z a b c 1 2 3 कुछ भी ले लेती हूँ, या मैं एक प्रॉपर एक पॉलिनोमियल ले लेती हूँ आपके लिए, ये एक एग्जांपल ले लिया। अब मैं इस पे लिखती हूँ कि at x is equals to 2, ठीक है, मैंने x is equals to 2 ले लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहां जहां पर भी x आ रहा है वहां वहां पर मैं 2 रख दूंगी, और जो भी x के साथ हो रहा है वो उसकी वैल्यू के साथ कर दूंगी। यानी कि अगर x का स्क्वायर है तो मैं उसकी वैल्यू का स्क्वायर कर दूंगी, अगर x उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं उसकी वैल्यू को भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये LHS RHS बराबर हो रहे हैं हमारे कि नहीं हो रहे हैं। अब अगेन बॉड मास लगाएंगे, ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस है, पहले इन्हें प्लस कर देंगे और फिर इन्हें माइनस, तो ये आ गया 12 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 2 इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होपफुली आपको इतना तो समझ में आया होगा कि अगर मैं प्रॉपर मेरे को जो वैल्यू दी गई है, अगर मैं ये हम ये 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स चैप्टर में कर चुके थे कि उसमें हमें वैल्यूज गिवन होती थी, लेकिन यहाँ पर आपको वैल्यूज गिवन नहीं होगी, यहाँ पर आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। अब वो उसको निकालने का जो सेकंड एक्सरसाइज है आपकी 4th चैप्टर की, उसको निकालने के लिए हमने 2 मेथड्स इंट्रोड्यूस करे हैं, जो कि एक आपका आया है सेकंड एक्सरसाइज में और दूसरा आया है आपका 3rd एक्सरसाइज में। जो सेकंड एक्सरसाइज में मेथड आया है उसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन, या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी उसको बोला जाता है। आप पहले से नोट करें जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी आपने देखा कि x इज इक्वल्स टू 2 को मैंने जब इस इक्वेशन में रखा तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, तो फिर हम क्या निकालें, ऐसा क्या रखें कि जो ये सेटिस्फाई कर दे। उसके लिए मैं मेथड्स यूज करूंगी। पहला मेथड है मेरा फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये भी हमने 9th में कर रखा है, लेकिन मैं फिर दोबारा आपको इससे इंट्रोड्यूस करा देती हूं। अब अगर मेरे
पास ये इक्वेशन मुझे दी हुई है, या फिर मैं आपकी एनसीईआरटी से ही एक इक्वेशन ले लेती हूँ जो कि इजी रहेगा आपको समझने के लिए। आपकी एनसीईआरटी का एक इक्वेशन है x² - 3x - 10 = 0। इन्होंने आपसे बोला है एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये, इसमें बोला है कि आप रूट्स निकालिए बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब वही स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब हमें नाम से पता चल रहा है, फैक्टराइजेशन से नाम ही पता चले, लेकिन हमें इस नाम से पता चला स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म यानी कि ये, इसको स्प्लिट कर दो इनटू 2 पार्ट्स। अब कैसे करेंगे? बेसिकली जो हमारा ये जो थर्ड नंबर वाला होता है, इसको, ये जो हमारा थर्ड टर्म है, इसको हम अपने फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि x के साथ, यूजुअली मैथ्स में जिसका कोई नहीं, बोलते हैं ना, हम बोलते हैं कि दुनिया में जिसका कोई नहीं उसका भगवान, तो हम मैथ्स में बोलते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका 1। तो अगर इसमें, अगर इस x² के साथ में उसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या है? 1। एग्जैक्टली। अब मैं इस 10 को उस 1 से मल्टीप्लाई करूंगी। हमेशा ध्यान रखना कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम 1 मानेंगे। 10 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ। अगर मैं 10 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 10, और जो भी मेरा आंसर आए फिर हम उसका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाल के मेरे जो फैक्टर्स बन गए उनकी मदद से मैंने क्या करना है कि उन दोनों फैक्टर्स को, यानी कि जब भी आप एलसीएम निकालोगे आपको जितने भी फैक्टर्स आएंगे उन सारे फैक्टर्स की हेल्प लेनी है, कोई भी फैक्टर छोड़ना नहीं है। और सारे फैक्टर्स की हेल्प से आपने क्या करना है कि मल्टीप्लाई करके सेम वही नंबर आ जाए जिसका आपने एलसीएम निकाला है, और दो नंबर्स बनाने हैं, और प्लस या माइनस करके वो आ जाए जो बीच में है। तो इससे तो साफ एविडेंट है कि हाँ ये हमारा 5 और 2, 5 में से 2 माइनस करा तो 3, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 10। अब हम क्या करेंगे, यहां वाला साइन हमेशा बड़े वाले नंबर के साथ। अब मेरा ये जो 3 था वो 2 भागों में बट गया, 5 और 2 में। अब मैं इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लूंगी और इन दोनों को एक ब्रैकेट में, उनके बीच में जो साइन आएगा उसको मैं बीच में रखूंगी। अब इनमें जो कॉमन है वो निकाल दूंगी। इसमें सिर्फ x कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है क्योंकि दोनों ही 2 के टेबल में आ रहे हैं, ये भी 2 के टेबल में आता है और ये भी। अब 2 के टेबल में 10 कितने पे आता है? 5 पे। अब इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपकी जब 2 ब्रैकेट्स बन जाए तो आपको उनको कंपेयर करना है कि वो दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ साइंस, इन एवरी वे these two brackets should be same। अगर ये सेम नहीं है, कोई भी एक छोटा सा भी अगर गलती हो गई है, जैसे यहाँ माइनस है यहाँ प्लस आ जाए, या यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाए, यहाँ पर x है वहां पर x² हो जाए, या 5 है 2 हो जाए, कोई भी ऐसी गलती हो रही है तो इसका मतलब कि आपने ढंग से उसको फैक्टराइज नहीं करा, उसका कॉमन नहीं निकाला है, उसकी ब्रैकेट नहीं बनाई है, या स्प्लिट करने में आपसे कोई गलती हो गई है, तो वो यही चेक हो जाएगा। अभी मेरे दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम है तो मैं इन दोनों ब्रैकेट्स में से फिर कॉमन निकालूंगी, यानी कि एक ब्रैकेट ले लूंगी, और अब जो बाहर रह गए हैं, ये बाहर रह गया और ये बाहर रह गया, इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लूंगी। तो अब इन्होंने मेरे से बोला था फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब मैंने 2 ब्रैकेट्स ले लिए, ये 2 ब्रैकेट्स एक्चुअली में फैक्टर्स हैं ना कि रूट्स। अब इनको रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनको रूट्स निकालने के लिए करेंगे कि हम इन दोनों ब्रैकेट्स के इज इक्वल्स टू में लगा देंगे 0, और सिर्फ अपने वेरिएबल को यहां छोड़ेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। अब 0 ये माइनस का है, अगेन अपनी जगह चेंज कर रहा है तो क्या करेगा, साइन चेंज कर लेगा। तो ये माइनस था प्लस हो गया, ये यहां प्लस है वहां जाके माइनस हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2 रूट्स आर 5 एंड -2। होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है। मैं फिर एक वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत आ रही है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे कि मैं आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ एक वीडियो बना के दूंगी। इसे उतार लीजिए।
फिर हम अपने थर्ड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड है लेकिन हमारा दूसरा मेथड, ये तो एक मेथड था फैक्टराइजेशन का, अभी दूसरा एक और मेथड है, वो थर्ड एक्सरसाइज में यूज होगा, तो हम उसको थर्ड में ही करेंगे। तो इसे उतारे आप पहले। अच्छा, अब आप देखें कि ये जो हमने रूट्स निकाले हैं, क्या जो हमने पहले कॉन्सेप्ट करा था LHS RHS वाला, क्या ये उसमें फिट बैठ रहे हैं, क्या उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? तो चलो लगाकर देख लेते हैं। पहले मैं 5 को लगा के देखती हूँ इसमें। x square minus 3x minus 10 is equals to 0 at x is equals to 5। अब मैं x की जगह 5 का स्क्वायर कर दूंगी, -3 into 5 minus 10 is equals to 0। यहाँ हो गया 25 minus 15 minus 10 is equals to 0। 25 minus 25 is equals to 0, 0 is equals to 0। क्या देखा अभी आपने? क्या पता चला इससे हमें कि जो हमने रूट्स निकाले थे, अगर हम x की जगह उन्हीं को रख रहे हैं तो हमारा LHS RHS के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सही मायने में जो हमने पहला रूट निकाला वो एक्चुअली में रूट है। अगर ये LHS RHS के बराबर नहीं आता तो ये सेटिस्फाई नहीं करता और हम इसको रूट नहीं कह सकते थे। इसी के साथ में दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं एक बार, सेम मेथड से। एट x इज इक्वल्स टू -2। अब -2 का स्क्वायर, -3 इंटू -2 -10 इज इक्वल्स टू 0। 4 प्लस 6 minus 10 is equals to 0। 10 minus 10 is equals to 0। अगेन LHS RHS के बराबर आया है। तो इसका मतलब ये जो दो रूट्स है हमारे सही मायने में इस इक्वेशन को इक्वेट कर रहे हैं, LHS RHS के बराबर कर रहे हैं। और एक और चीज का बात, एक चीज और ध्यान में रखना, किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी बड़ी डिग्री होगी, यानी कि जिसमें जो सबसे बड़ी डिग्री होगी, उस इक्वेशन के रूट्स भी उतने ही होंगे। यानी कि अगर ये वाला आप पॉलिनोमियल देख रहे हो तो इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2। तो इसके मैक्सिमम कितने रूट्स निकल सकते हैं? 2 ही निकल सकते हैं, इससे ज्यादा रूट्स निकलेंगे ही नहीं, उसके उतने ही रूट्स होते हैं। तो ये भी एक चेक हो जाता है कि जिस इक्वेशन में जितनी सबसे बड़ी पावर होगी उसके उतने ही रूट्स होंगे। तो हमारे जो इस इक्वेशन के जो दो रूट्स है वो है 5 और -2। यहाँ पर हमने उसको चेक और वेरीफाई भी कर लिया। देखो नेक्स्ट मेथड है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को समझने से पहले इसमें एक एब्रिविएशन यूज होता है जिसको हम कह सकते हैं, उसको वो है डी। पहले हमें ये समझना है कि डी है क्या। डी इज डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअली हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर बताता है। नेचर का मतलब क्या? जैसे कि मैं एक एग्जांपल आप ही की बुक से ले लेती हूँ। चलो हम वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो हम पहले देख रहे थे, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। हमेशा ध्यान में रखना, a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b is coefficient of x, c is constant term। अब अगर मुझे फॉर्मूले में बोला b स्क्वायर मतलब x का कोफिशिएंट यानी कि -3 का स्क्वायर, -4 इंटू a क्या है जिसका कोई नहीं, अगेन 1 एग्जैक्टली। c क्या है? -10। अब मुझे ये चेक करना है कि ये क्या है। 3 का स्क्वायर हुआ 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 10 40, क्या गया 49। ठीक है, अब आप कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, आपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल ली। अब इससे कैसे पता चलेगा कि क्या नेचर है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? एग्जैक्टली दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। पहली चीज, 3 शर्तें हैं डिस्क्रिमिनेंट को समझकर फिर नेचर समझने की। पहली शर्त, इफ द वैल्यू ऑफ b is greater than 0 then it has two real and distinct roots। It means d is positive, यानी कि d की वैल्यू पॉजिटिव
यहाँ हमारी पॉजिटिव आई है एग्जैक्टली। तो हम अगर पॉजिटिव आई तो 0 से बड़ी हो गई, 0 से बड़ी हो गई है तो इसका मतलब इस इक्वेशन के हमारे दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। ठीक है, इससे तो पता चल गया हमें हमारी इस वाली इक्वेशन को तो हमने निकाल कर देख भी लिया था कि उसके दो रूट्स कौन कौन से हैं, 5 और -2। अब सेकंड, अगर d की वैल्यू 0 हो गई, मतलब 0 पे आगे जैसे नंबर लाइन होता है ना, बीच में 0, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो हम ऐसे चल रहे हैं, पहले पॉजिटिव दिया फिर 0 फिर नेगेटिव पे भी आएंगे। देन इट हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, और इक्वल मतलब एक जैसे, दोनों रूट्स आएंगे एक जैसे। जैसे अब पहली बार हमने जो पहला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, इसके दो रूट्स कौन कौन से निकले थे, 5 और -2। इसका मतलब वो अलग अलग थे, क्योंकि d की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आई हुई है, इसीलिए वो अलग अलग है। अगर d की वैल्यू 0 होती तो रियल और इक्वल रूट्स होते। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, इफ d स्मॉलर देन 0 इट मींस negative, then it has no real roots, कोई रियल रूट्स नहीं है। अगर हम d की वैल्यू निकालते हैं और हमारी ये दो कंडीशन में बैठता है हमारा d की वैल्यू फिट, तब हम अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि है इसके बाद हम आगे मैं बताती हूँ, पहले आप इसे नोट कर लो, फिर मैं बताती हूँ कि अगर ये दो कंडीशन अगर बैठेगी तो फिर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के वो थोड़ा इजी है फैक्टराइजेशन से, फैक्टराइजेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप भी बिल्कुल मेरे जैसा कर सकते हो, जैसे मैं फटाफट कर लिया वैसे आप भी कर सकते हो। लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन हो, ना निकल रहा हो, मिडिल टर्म स्प्लिट ना हो रहा हो, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो। पहले d की वैल्यू निकालो, d की वैल्यू अगर इन दोनों में फिट बैठती है, पॉजिटिव है या फिर 0 आ जाए, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना। नहीं तो अगर थर्ड कंडीशन में बैठे यानी कि d की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते, ये बेसिक रूल है, इसे आप नोट करो, फिर मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को कॉन्सेप्ट कराती हूँ। अब हम इसी क्वेश्चन को ना आगे ले लेते हैं, मैं इसी क्वेश्चन से आपको समझाती हूँ कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना कैसे है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में अगेन मैंने आपको कहा था कि पावर 2 है तो दो रूट्स होंगे। अब दो रूट्स होंगे तो हम, ये चैप्टर ही दो के बारे में, दो रूट्स के बारे में है, तो हम पहले रूट को बोलेंगे अल्फा। अल्फा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस रूट के अंदर d की वैल्यू अपॉन में 2a। अब b क्या है हमारा, b है हमारा 3 -3, और हमारे पास हमारा जो फॉर्मूला है उसमें भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस हमारे दोनों मिल जाएंगे तो प्लस, बीच में प्लस का निशान, रूट के अंदर d की वैल्यू आई थी 49, हमने रूट में रख दी, फिर 2 into a, अगेन x के साथ कोई नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, ये किसका स्क्वायर होता है, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो मैं 7 लिख दूंगी इसकी जगह, रूट से हटा दूंगी, अपॉन में 2, 10 अपॉन में 2 तो आ गया 5, तो यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई 5। फिर बीटा यानी कि दूसरे रूट को बोलेंगे बीटा, उसको निकालने का फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पर प्लस लग जाता है, यहाँ माइनस लग जाता है। अब आपने क्या देखा कि हमने जो दो रूट्स निकाले थे फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, सेम वही दो रूट्स निकल गए हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले मेथड से। इसका मतलब आप पेपर में कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म समझ में नहीं आ रहा तो आप इसे भी लगा सकते हो, और अगर आपको वो अच्छे से आता है, ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप उसे भी लगा दो, पर दोनों से सेम ही होगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मिडिल टर्म स्प्लिट करने में थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, ये वाला थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो आप इसे कर सकते हो अप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं करेगा। अच्छा,
ये अगर ये तो हमने तब लगाया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब हमारी दो कंडीशंस बैठती हैं, यानी कि डी हमारा या तो पॉजिटिव होता या फिर डी की वैल्यू हमारी 0 हो जाती। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो सिंपल आप एक स्टेटमेंट लिख दोगे कि सिंस द वैल्यू ऑफ डी since the value of d is smaller than 0 so it has no real roots। तो आप ये स्टेटमेंट लिख के क्लोज कर दो, बट उसके लिए आपको पहले d निकाल के दिखाना पड़ेगा कि आपका d माइनस में आया है, फिर उसके बाद आप स्टेटमेंट लिखोगे और उसके बाद आपको कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन में ही खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस हैं, उनके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और उसके सॉल्यूशंस आप अपने आप निकालेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है या आपको क्रॉस चेक करना है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें, और सिर्फ मैं आपको जिस तरीके के क्वेश्चंस का लिंक आपको मैं दूंगी उससे बाहर इस चैप्टर से शायद ही कोई इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन हो जो आ सकता है, नहीं तो अदरवाइज नहीं आता है। आप उसे अच्छी तरीके से करें। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, आप अपनी एक्सरसाइज करें। आप मुझे एक्सरसाइज के बारे में भी बताएं कि हाँ आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, मैं उसकी भी एक वीडियो बनाकर आपको दूंगी। लेकिन प्लीज इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बिना स्किप करे आप उसको करें। हाँ, आने वाली वीडियोस में मैं आपको वर्कशीट्स भी दूंगी इस चैप्टर की और उन्हें सॉल्व करके मुझसे डिस्कस करें। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब